With 76 selections in CSE 2022, Study IQ IS aims at providing high quality IS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 लाइव बैच के साथ आप CSE एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद फीचर्स लाइक लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program, and the most unique feature, mains residential program, where Study IQ students clearing prelims 2024 will be called to Study IQ campus at no additional cost. मेरा नाम ऋषभ आनंद है। मैं बेगूसराय बिहार का रहने वाला हूँ। 67 बीपीएससी में मेरा रैंक 5 था और मुझे डीवाईएसपी मिला है। आज डीकेटी के माध्यम से मैं आप लोग को बीपीएससी की स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो कैसे लेती है। फर्स्ट प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स स्टेज पे एक पेपर होता है जहाँ पे 150 क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में GS1, GS2 और फिर एसे और इंटरव्यू फिर। तो मैं अगर अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊं कि प्रीलिम्स के लिए मैंने क्या किया था। प्रीलिम्स और मेंस की जो प्रिपरेशन है वो दोनों साथ ही होती है, क्योंकि ऐसा बहुत क्वेश्चन आता है कि प्रीलिम्स का पहले कर लेते हैं, प्रीलिम्स एक बार निकल जाए तो फिर मेंस का करेंगे। लेकिन प्रिपरेशन के दौरान इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद कि आप मेंस का प्रिपरेशन कर सके। तो ज़रूरी ये है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ होनी चाहिए और वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पहले हो जानी चाहिए, ताकि आपको मॉक टेस्ट का भी टाइम मिल सके। प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है बीपीएससी ने जो पूछा है उसको बारीकी से देखें, उसमें पैटर्न ढूंढें और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, तो कितना लेंथ और ब्रेथ में जाके पढ़ना है वो सब ध्यान में रखना है। प्रीलिम्स के लिए एक चीज़ और है कि आपको मॉक टेस्ट अब देना होगा, क्योंकि 67 के बाद से बीपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर चुकी है, जिसमें कि अब नेगेटिव मार्किंग होता है और उसके साथ साथ जो वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था वैसे क्वेश्चन भी रहते हैं, लेकिन उनकी जो संख्या है वो कम है। अब थोड़ा यूपीएससी पैटर्न जैसा क्वेश्चन बीपीएससी अब पूछने लगी है प्रीलिम्स में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मॉक टेस्ट देना उसके लिए ज़रूरी है, और ख़ास करके निगेटिव मार्किंग है तो उसके लिए भी मॉक टेस्ट ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप इवेल्युएट कर सके आप कहाँ पे गलती कर रहे हो या फिर कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। प्रीलिम्स के लिए मैंने जहाँ से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की थी, ख़ास करके बीपीएससी के लिए, उसमें हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बताऊं तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री की रहती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बुक है जो कि राजीव अहिर का आता है स्पेक्ट्रम करके, आप वो बुक पढ़ सकते हैं। और एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो फिर कोई कोचिंग का नोट्स भी ले सकते हैं, तो वहाँ से काम बन जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मुन्नाल सर का नोट्स पढ़ा था, तो वो सफिशिएंट था। पॉलिटी के लिए इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का है, वो आप पढ़ सकते हैं, वो सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा पढ़ने की मुझे नहीं लगता की ज़रूरत है। और फिर करंट अफेयर्स पे अगर आते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन 30 के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, तो उसमें आप कोई मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, मंथली मैगजीन जो आपको सही लगे। विजन आईएएस का है या फिर एडुटेरिया भी निकालती है, आस्था आईएएस का भी है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। और कुछ ऑनलाइन यूट्यूब पे भी आप बहुत सारा रिसोर्स है जो यूट्यूब से भी आप ले सकते हैं, जैसे कि प्रशांत धवन सर का वर्ल्ड अफेयर्स है, वहाँ पे आप फिर स्टडी आईक्यू से आप कुछ ले सकते हैं। वाईफाई स्टडी 2.0 है,
वहाँ से बहुत चीज़ कवर हो जाता है करंट का वहाँ से। उसके बाद फिर अगर हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, क्योंकि 30 क्वेश्चन के अराउंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी पूछा जाता है, तो उसके लिए लूसेंट पढ़ा जा सकता है, और 11, 12 और 10th का NCERT का बुक जो है साइंस का, वो भी पढ़ा जा सकता है, वो हेल्पफुल होता है। उसके साथ साथ अगर और भी अगर पढ़ना हो या फिर समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, उनके लिए है कि आप खान सर का भी वीडियो देख सकते हैं। उनका अच्छा होता है, वो अच्छे से समझा देते हैं। वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, फिर उसको बार बार पढ़ेंगे तो फिर वो वहाँ से हो जाता है। बाकी जैसे कि ज्योग्राफी के लिए NCERT की बुक है, 9, 10th, 11, 12th, ये सफिशियंट है। इससे ज़्यादा फिर ज्योग्राफी में करने की ज़रूरत नहीं है, और आपके पास वर्ल्ड मैप होना चाहिए, आप उसे बार बार देखते रहें तो वो भी याद हो जाती है। या फिर कोई जगह जो कि अभी न्यूज़ में है, जैसे कोई वॉर चल रहा हो या फिर कहीं पे कुछ वैसा अर्थक्वेक आया हो, उसके आसपास क्या है वो आप देख सकते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। फिर बिहार स्पेशल के लिए बिहार समग्रा करके बुक एक आती है KBC नैनो की, तो आप फॉलो कर सकते हैं। वो बुक बिहार के रिलेटेड हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स, सारा कुछ कवर कर लेती है। तो वो एक बहुत ही अच्छा बुक है जो बहुत हेल्पफुल होता है, खास करके बिहार का जो स्पेशल बिहार करके जो होता है उसको कवर करने में। प्रीलिम्स निकलने के बाद आपको एक चीज़ और है कि आपको मॉक टेस्ट देना होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रिपरेशन पूरा हो चुका है तो आप मॉक टेस्ट के लिए जा सकते हैं। मॉक टेस्ट में यह है कि आप मॉक टेस्ट कोई कोचिंग का भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट होती है, तो आप पे निर्भर करता है कि आप ऑनलाइन ले रहे हैं या फिर कोचिंग में जाके दे रहे हैं, या फिर मार्केट में भी, ऐसे भी मार्केट में बिकती है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं और खुद से इवैल्यूएट उसको कर सकते हैं कि कितना नंबर आ रहा है, कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा और टाइम देना होगा। प्रीलिम्स के लिए बस इतना काफ़ी है। अगर आप इसको अच्छे से करते हैं, कम ही रिसोर्स होना चाहिए, उसको बार बार रिवीजन करने से वो ज़्यादा अच्छा होता है, ना कि ज़्यादा रिसोर्स ले लिए हैं और फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है उसमें। कम रिसोर्स में तैयारी अच्छी होती है। फिर मेंस के लिए GS1, GS2 और एसे 68 BPSC से एसे आया है, इससे पहले एसे नहीं था। BPSC के लिए नया है एसे सब्जेक्ट, जो एक BPSC इसको ऐड की है। क्वालिफाइंग में हिंदी और ऑप्शनल होता है, तो हिंदी के लिए आपको एक कोई भी ग्रामर का हिंदी व्याकरण करके जो बुक आता है आप एक ले लें मार्केट से, और वहाँ पे जो मुहावरे हैं, अनुलोम विलोम, पर्यायवाची, संधि, ये सब देख ले आप, क्योंकि इसी सब से क्वेश्चन आता है और एक एसे रहता है लिखने का वहाँ पे। हिंदी के लिए बस क्वालिफाइंग है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ऑप्शनल आप कुछ ऐसा ले जिसमें ज़्यादा याद करने का ज़रूरत ना हो, क्योंकि ऑप्शनल अब क्वालिफाइंग है, उसमें MCQ टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपको वो आप ऐसा ले कि आपको वहाँ पे ज़्यादा याद ना करने वाला हो, कंसेप्चुअल हो, ताकि आप पढ़े और उसको वहाँ पे कर भी सके। GS1 के लिए, GS1 में फर्स्ट सेक्शन में हिस्ट्री है, सेकंड सेक्शन में करंट अफेयर्स है और थर्ड में DI है। तो पहले मैं DI का बात कर लेता हूँ। DI के लिए आपको 2 क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे 36 नंबर के, उसके अंदर फिर ABCD करके फिर क्वेश्चन रहते हैं। तो DI के लिए कि आप जो पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10 साल के BPSC के द्वारा, उसको आप कर ले अच्छे से, तो DI वहाँ से कवर हो जाएगा। अगर वहाँ से फिर भी नहीं हो रहा है तो आप कुछ बैंकिंग का आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग में भी पूछा जाता है इस टाइप का DI, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन लेके उसको कर सकते हैं। DI का इम्पोर्टेंस है कि वो आप उसमें अगर सही करते हैं तो आपको 72 में 72 भी मिल सकता है, तो वो स्कोरिंग है, तो उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए उसको अच्छे से करके जाइएगा। हिस्ट्री लेते हैं, तो हिस्ट्री के लिए कि आप नोट्स बना ले, मेंस रिलेटेड आप पुराना क्वेश्चन देख ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ले कैसे पूछा गया है,
उस हिसाब से आप नोट्स बना ले। क्योंकि अब बीपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर चुकी है मेंस में। पहले ये था कि 6 क्वेश्चन 38 नंबर के और 2 क्वेश्चन 36 नंबर के पूछे जाते थे। अब क्या हो गया है कि 4 क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन जो हैं वो 5-5 उसके अंदर 5-5 क्वेश्चन आ गए हैं। वो सब 8, 6, 9 ऐसे नंबर के रहते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको लिखना होगा। पहले ये नहीं था, GS1 GS2 में आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लिखना होता था, लेकिन अब शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। तो आपके पास नोट्स रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप हिस्ट्री के रिलेटेड नोट्स बना ले। नोट्स कहाँ से बनाए, तो उसके लिए है कि आस्था IAS, अच्छा आस्था IAS का मार्केट में नोट्स अच्छा है, आप आस्था IAS का ले सकते हैं। उसके अलावा आप खुद का भी बना सकते हैं। खुद का नोट्स मैंने अपना सब खुद का नोट्स ही बनाया था। तो खुद का नोट्स ये होता है कि आप पढ़ के बनाते हैं तो आपको याद रहता है, आप उसमें बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं क्योंकि वो आपका अपना है। सेक्शन 2 में GS पेपर 1 में सेक्शन 2 में करंट अफेयर्स रहता है। इसमें आपको देखना होगा कि अभी जो नेशनल और इंटरनेशनल जो भी इशू हैं उसको आपको देखना होगा क्या हो रहा है। उस पर आपका नोट्स रेडी होना चाहिए। या फिर बिहार रिलेटेड भी कुछ ऐसा इशू है तो आप उस पर एक नोट्स रख सकते हैं। जैसे कि अगर कास्ट सर्वे का बात करें तो एक अच्छा मुद्दा है, आगे क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है, तो इस पर एक नोट्स आप अच्छे से बना के रख सकते हैं। GS पेपर 2 में जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें पॉलिटी पूछा जाता है। पॉलिटी के लिए भी वही है कि आपको नोट्स बनाना होगा। आप लक्ष्मीकांत से कुछ बना सकते हैं, कुछ यूट्यूब की मदद से, कुछ विकिपीडिया, खास करके ऑनलाइन माध्यम से आप खुद से पढ़ के नोट्स मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि मैंने अपना सारा कुछ नोट्स जो बनाया था वो यूट्यूब और ऑनलाइन माध्यम से ही बनाया था। गूगल पे जाके आप सर्च करिए उसके रिलेटेड, फिर वहाँ से नोट्स बनाइए, तो हेल्पफुल ज़्यादा होता है। उसमें नए कंटेंट आपको मिल जाएंगे, अपडेटेड रहता है वो, तो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। GS पेपर 2 का सेकेंड सेक्शन में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है। उसके लिए आपको ये करना होगा कि आप एग्रीकल्चर, उसमें जो पूछे जाते हैं वो जिसमें कि एग्रीकल्चर है, पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, विमेन एम्पावरमेंट है, इंडस्ट्री, माइनिंग, ये सब रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सब पूछे जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप उसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ले और फिर उसका नोट्स बना ले, क्योंकि क्वेश्चन उसी के आसपास का आने वाला है, उसी से रिलेटेड आने वाला है। तो अगर आपके पास नोट्स रहेगा तो आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं कि आप उस नोट्स को बार बार रिवीजन करेंगे, फिर मॉक टेस्ट देंगे, तो फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है अगर उसके आसपास का भी आ रहा है तो आप वो कर सकते हैं वहाँ पे। GS2 में सेक्शन 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। वहाँ पे 2 क्वेश्चन होते हैं 36 नंबर के। तो वहाँ पे आपको ये करना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका नोट्स बना लेना है। खास करके जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी पे है, फ्लड है, ड्रॉट है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 5G है, ये सब कुछ क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी पूछती है। तो आप इस पे एक अच्छा सा, या फिर डिफेंस रिलेटेड है तो इस पे एक अच्छा सा नोट्स बना ले। उसको बार बार, जितने भी नोट्स आप बनाएंगे उसको बार बार रिवीजन करते रहें। और फिर जहाँ तक मेंस का मॉक टेस्ट का बात है तो आप या फिर तो कोचिंग में दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा कोचिंग है जो करवाती है मॉक टेस्ट के लिए। नहीं तो आप खुद से भी जितने पुराने क्वेश्चन पूछे गए उनको लिख सकते हैं। आप उसको इवेलुएट करवा सकते हैं अपने दोस्त से, या फिर अपना जो सर्किल है जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे आप इवेलुएट कर सकते हैं, या फिर खुद से भी इवेलुएट कर सकते हैं। मेरा ये था कि मैं खुद से लिखता था, खुद से इवेलुएट करता था। मैं ना ही कोई कोचिंग में जाके कभी मॉक टेस्ट लिखा था, ना ही किसी का मॉक टेस्ट दिया था। खुद से मैं ही लिखता था पुराना क्वेश्चन लेके, और उसमें ही फिर बार बार लिख के उसमें कितना और अच्छा हम उसको लिख सकते हैं उस पर ज़्यादा मेरा जोर रहता था कि कोई एक क्वेश्चन है उसको कितने अच्छे तरीके से उसको लिख सकते हैं, उसमें क्या और ऐड कर सकते हैं, उसमें कुछ ग्राफ, उसमें कुछ डायग्राम, कुछ मैप, कुछ एक्स्ट्रा हो जाए। बस इतना प्रयास रहता था कुछ एक्स्ट्रा उसमें हो जाए, ताकि वो जब चेक हो तो वो अच्छा लगे, प्रेजेंटेशन आंसर का अच्छा हो।
ये डिपेंड करता है कि आप मॉक टेस्ट देने का आप खुद से करें। आप कोचिंग भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोचिंग भी वहाँ भी इवेल्युएशन सही से होता है। लेकिन जब इवेल्युएशन हो जाए तो आप वो पेपर लेके खुद से फिर उसको देखें कि क्या कहाँ पे गलती हो गया या फिर कहाँ और अच्छा हम कर सकते थे। इंटरव्यू के लिए ये है कि हाँ, एक बार मेंस निकलने के बाद इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, आप डिपेंड करता है आप पे। जैसे मैंने नहीं दिया था मॉक इंटरव्यू, तो अगर जिनका लगता है कि जिनको कि प्रॉब्लम हो रही है या फिर थोड़ा सा चेंज करना है बोलने का तरीका या फिर कैसे वहाँ पे बोला जाए, फिर कुछ और भी जैसे कि बैठने का, तो आप मॉक इंटरव्यू ज्वाइन कर सकते हैं। 2-3 मॉक इंटरव्यू, ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देने का कोई खास फायदा है नहीं, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ऊपर से आपको खुद में तो इम्प्रूवमेंट करना है ना। तो आप मॉक इंटरव्यू सिर्फ देते रहिएगा तो फिर टाइम कम मिलेगा कि उसको जो गलतियां हो रही है उसको सुधारने के लिए टाइम आपके पास कम रहेगा। तो आप कम दीजिए, 2-3 मॉक इंटरव्यू दीजिए, लेकिन फुल प्रिपरेशन के साथ दीजिए। और उसमें है कि मॉक इंटरव्यू के समय आप तैयारी करके जाएं। ऐसे ही जाने का क्या होगा कि वो आपको थोड़ा और उससे वहाँ पे प्रॉब्लम ही होगी, तो आपको लगेगा कि आपका जो तैयारी का स्तर है वो उतना सही नहीं है। इसलिए तैयारी करके ही जाएं मॉक इंटरव्यू में। खुद से भी कर सकते हैं, आईने के सामने कर सकते हैं। मैं शुरू में आईने के सामने करता था, बाद में मैं कुछ दोस्तों के सामने करता था। तो मैं मॉक इंटरव्यू नहीं दिया हूँ, लेकिन दोस्तों के सामने बोल के या फिर कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है, कुछ मुद्दा जो भी चल रहा है उस पर डिस्कशन करता था, तो मेरा एक बोलने का बना हुआ था, तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं हुई उसकी। मैं बुक का बात मैंने किया था मेंस के लिए, तो मैं फिर ऑनलाइन रिसोर्स का कुछ बात करता हूँ। ऑनलाइन जैसे कि कुछ यूट्यूब पे कुछ चैनल हैं ऐसे जहाँ पे कि आपको प्रीलिम्स या मेंस के रिलेटेड वहाँ से करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे, मेंस के रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप लिख सकते हैं घर में बैठ के। इसमें ISPCS फैक्ट्री है, यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम पे भी है, वहाँ से आप कर सकते हैं। एडुटेरिया का है, अच्छा होता है एडुटेरिया का, आप वहाँ भी कर सकते हैं। आस्था IS है, वो डेडिकेटेड है BPSC के लिए, तो वो भी सही है। क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी इसका यूज किया था अपने आंसर राइटिंग को इन्हेंस करने के लिए, अपने कंटेंट को बढ़ाने के लिए, तो इसलिए मैं इसका बोल रहा हूँ। जो अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ है कि आप पहले सिलेबस को अच्छे से रीड कर जाएं, सिलेबस को अच्छे से रीड कर जाएं। और एक क्वेश्चन और होता है कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़े या नहीं पढ़े। तो मेरा बोलना है कि आप न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़िए। वहाँ से आप सारा न्यूज़ नहीं पढ़ना है, अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो भी सही है, आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप हिंदू ले सकते हैं या फिर इंडियन एक्सप्रेस, जो आपको मिल जाए, या फिर आप अगर शहर से दूर रहते हैं तो जो आपको मिल जाए वो आप पढ़ सकते हैं। अब तो खैर ऑनलाइन भी सारा पेपर आ ही जाता है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बुक के साथ ये है कि अब एक मसला ये हुआ है कि BPSC 67 के बाद अपना पैटर्न चेंज कर चुकी है। 68 और 69 निगेटिव मार्किंग के साथ हुआ था। इसमें क्वेश्चन का जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाए गए थे। मेंस में क्वेश्चन जो पूछा गया है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। पहले बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, अब शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो भी तो BPSC अपना पैटर्न चेंज कर ली है। एक चीज़ मैं भूल गया हूँ एसे के बारे में बताने के लिए, क्योंकि एसे 67 के बाद से ऐड हुआ है एसे। 3 क्वेश्चन करना है एसे में, वहाँ पे 100 नंबर का होता है। उसके लिए है कि आप जो अभी करंट जो भी चीज़ चल रही है उस पर आप नोट्स बना लें। एसे का ये है कि आपके पास नोट्स होना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या आने वाला है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपके पास नोट्स जो जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, विमेन एम्पावरमेंट है और माइग्रेशन, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि
वो हमेशा न्यूज में रहते हैं और उस पे ऐसे हो सकता है। आप इसके लिए एक काम और कर सकते हैं कि जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस जो ऐसे पूछ रही है, आप उनको देख सकते हैं जो प्रीवियस पूछे गए हैं। वहाँ से आपको कुछ हिंट मिलेगा और फिर प्रिपरेशन करने में वो आसानी होगी कि आपके पास कुछ क्वेश्चन रहेगा ऐसे का पहले से। और ऐसे के लिए आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे आप लिख रहे हैं, लंबा लिखना होता है तो वो मोनोटोनस टाइप का नहीं होना चाहिए। उसमें बहुत सारा फील्ड, अगर क्वेश्चन कोई भी है पॉवर्टी रिलेटेड है तो उसमें हर तरीके का चीज़ घुसाना होगा, यहाँ तक कि अनएम्प्लॉयमेंट भी उसमें घुसाना होगा, उसमें एजुकेशन रिलेटेड भी चीज़ घुसाना होगा, उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ आप उससे भी लिंक कर सकते हैं। तो हर एरिया से लिंक करके कैसे अच्छा बनाया जाए, इस पे ध्यान देना होगा। वो आप ऐसे में अपने आप राइटिंग स्किल का जो चीज़ है वो ऐसे में ज़्यादा निखर के आता है सामने। आप उसको नोट्स बना ले, यूपीपीसीएस या यूपीएससी में जो ऐसे पूछे गए हैं उसके आधार पे, क्योंकि बीपीएससी में अभी सिर्फ 68 में पूछा गया तो उतना एग्जाम्पल है नहीं हमारे पास, तो इसलिए यूपीपीसीएस और यूपीएससी का आप बना सकते हैं, उसको देख के उस आधार पे कुछ रेडी कर सकते हैं। आंसर राइटिंग, अगर मैं बात करूँ आंसर राइटिंग का, जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं या फिर जो लिख रहे हैं, जिनका अच्छा नहीं हो पा रहा है, उनके लिए ये है कि आंसर राइटिंग का जो सबसे इनिशियल फेज होता है कि आपके पास उसके रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। आप जिस चीज़ के बारे में लिखने जा रहे हैं आपको उसके रिलेटेड कंटेंट, उसके रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद उसमें है कि आप उसको लिखने का प्रयास करें। ठीक है, वो आप 1-2 बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसमें आप जो चौथा बार लिखेंगे वो पहले बार से ज़्यादा इम्प्रूव हुआ होगा। तो आप उसे बार बार लिखें, कैसा लिख रहे हैं इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें। इनिशियली सबका वैसा ही लिखाता है, तो आप शुरू में बस लिखने का प्रयास करें, ज़्यादा उसमें कुछ डालना नहीं है, बस लिखने का प्रयास करें। जब आपको इतना कॉन्फिडेंट आ जाए कि आप हाँ हम लिख सकते हैं आंसर, तो फिर आप उसको उसमें फिर आप मैप दे सकते हैं, क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार आप उसमें कुछ कुछ ऐड कर सकते हैं जो कि आपके आंसर को अच्छा बनाए, जो कि आपके आंसर को थोड़ा क्या कहते हैं उसको इन्हेंस करे, उसका जो क्वालिटी है आंसर का। और एक चीज़ और है आंसर राइटिंग में कि आप लिख तो रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि हम सारा पॉइंट कवर कर लेते हैं आंसर में, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आता है। तो इसका रीजन है कि जो आंसर का प्रेजेंटेशन है वो अच्छा नहीं हुआ है। अगर आप सब पॉइंट कवर कर लेते हैं कोई भी क्वेश्चन का, अच्छे से लिख भी देते हैं, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अगर आपका सही नहीं है तो फिर वहाँ पे मार्क्स नहीं आते हैं। तो जरूरी है कि जो आंसर हम लिखे हैं वो प्रेजेंटेशन उसका अच्छा होना चाहिए। आप क्वेश्चन के डिमांड के, अगर क्वेश्चन में नहीं भी है, क्वेश्चन में अगर नहीं भी पूछा गया है, अगर वहाँ पे आपको लग रहा है कि मैप नहीं बन सकता है, कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप पॉइंटर का यूज करिए। पैराग्राफ में लिखना उतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वो टाइम भी ले लेता है और आपका सारा कुछ कवर भी नहीं हो पाता। आप जितना पॉइंट लिखना चाहते हो कवर भी नहीं हो पाता है। तो पॉइंट वाइज लिखिए, डायग्राम का यूज करिए, फ्लो चार्ट है आप यूज कर सकते हैं, कुछ सर्कल, कुछ डायग्राम, कुछ ऐसा बना के प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि जो दिखने में अच्छा लगे, और सारा पॉइंट भी आपका कवर हो जाएगा, कम स्पेस में सारा पॉइंट कवर हो जाएगा, और क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको पूरा फुलफिल भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है कि क्या कोचिंग जरूरी है कि नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, ये बहुत चीज़ पे डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से कोचिंग आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन अब रिसोर्सेस इतने अवेलेबल हैं, यूट्यूब हो या फिर टेलीग्राम पे हो, ऑनलाइन रिसोर्स अवेलेबल है। आप मार्केट से रिसोर्स ले सकते हैं, वहाँ से पढ़ के, जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग जाना उतना इम्पोर्टेंट है जितना पहले रह चुका था। और कोचिंग कर भी सकते हैं, दोनों का अपना अपना फ़ायदा है और दोनों में थोड़ा थोड़ा नुकसान भी है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करना चाहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई आदमी कोचिंग नहीं जाता है तो वो ऐसा ना समझे कि वो कुछ पढ़ाई के दौरान कुछ अहम चीज़ को छोड़ चुका है, वैसा नहीं है। अवेलेबल है, रिसोर्स मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं, टेलीग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ से सफिशियंट है। जितना मैंने बुक बोला है, जो भी तरीके से मैंने बताया है,
ये तरीका सब मेरा था। मैंने ऐसे ही तैयारी किया था। कोचिंग मैंने किया था लेकिन वो 2019 के अराउंड था। तो उसके बाद से मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। बीपीएससी के लिए मेरा पूरा सेल्फ स्टडी ही था। एक क्वेश्चन और है कि क्या पढ़ाई के दौरान स्ट्रेस आता है तो इसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं, 4 साल भी लग जाते हैं, तो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है। तो हाँ, ये सही है कि हाँ स्ट्रेस आता है, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है, 1 या 2 बार रिजल्ट नहीं हुआ है तो स्ट्रेस और भी आता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को मोटिवेट रखें। आप उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, सुबह रनिंग वॉकिंग जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। दोस्तों से मिल सकते हैं, शाम को थोड़ा बहुत घूम सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस पढ़ रहे हैं। आप टाइम निकाल ले, 6 से 8 घंटा टाइम निकाल ले, उतना सफिशियंट है। जो जॉब में है उनके लिए 5 घंटा भी सफिशियंट है। अब उतना भी अगर टाइम निकाल सकते हैं, जैसे कि 66 में मेरा होने के बाद मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता था, तो मैं सुबह का टाइम यूटिलाइज करता था 67 की तैयारी में। तो आप सुबह का टाइम या किन्हीं को रात का टाइम जैसे पसंद हो, तो जॉब वाले भी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम निकल ही जाता है। एक है कि जो नए 17th बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो नोटिफिकेशन ऐसा सुनने में आया है कि जनवरी में आने वाला है, जनवरी 2024 में, तो उनके लिए मेरा एडवाइस ये है कि आप जो बेसिक है पहले उसको पढ़ लें। सिलेबस को, बीपीएससी का सिलेबस को अच्छे से देख के बेसिक पढ़े, जो कंसेप्ट है उसको क्लियर रखें, क्योंकि पहले उतना इकोनॉमिक्स का वैल्यू नहीं था। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन उसने पूछे नहीं जाते थे उतने स्टैंडर्ड के। अब बीपीएससी बहुत ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछ रही है प्रीलिम्स में, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। आपको हर चीज़ पढ़ के जाना होगा। कोई एक हिस्ट्री, साइंस या फिर कोई एक सेक्शन को छोड़ के जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। कंसेप्ट क्लियर रखें और मोटिवेट रहें, एक्सरसाइज करें। वही एक तरीका है कि आप स्ट्रेस को साइड कर सकते हैं। तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। 17 के लिए आप जो बताया गया है उसके अनुसार आप चल सकते हैं। तो अंत में मैं डीकेटी के तरफ से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।